सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। ओके दोस्तों, एक तरफ मोहम्मद गौरी की आर्मी होती है, ठीक है, मोहम्मद गौरी की आर्मी, और मोहम्मद गौरी की जो आर्मी होती है वो होती है दोस्तों 1,20,000 दोस्तों, ठीक है, 1,20,000। और दूसरी तरफ जो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी होती है वो बहुत बड़ी होती है, 3 लाख लगभग, ठीक है। डेटा बताता है कि पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख की सेना थी। ठीक है दोस्तों, इतना चीज क्लियर हुई। तो हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी सेना थी। फिर भी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार क्यों गए, ऐसा क्या हुआ, तो वो मैं बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पहले तो ये था कि ये 6-7 दिनों तक ये ऐसे ही रणभूमि में एक दूसरे के सामने खड़े रहे, ना मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, ना ही पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया, ये एक दूसरे को ऑब्जर्व करते थे। फिर क्या होता है दोस्तों कि पहले रूल होता था कि रात के समय में आप युद्ध नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन मोहम्मद गौरी को इस रूल से कोई लेना देना नहीं था, वो ऐसी किसी चीज पे मानता नहीं था, सही गलत पर। उसे बस एक चीज चाहिए थी कि मुझे भारत पर राज करना है, मुझे कैसे भी करके भारत पर राज करना है। तो उसके लिए एक बार क्या होता है, रात में मोहम्मद गौरी अपनी सेना को कहता है कि आक्रमण कर दो इस पर। तो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी पर हमला कर देता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान की सेना पे हमला कर देता है तो पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत शॉक्ड होती है कि ये क्या यार, हम ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं कि जो रात में भी हमला कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, और इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बट स्टिल ये अगले दिन रणभूमि में ऐसे सामने खड़े होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, मोहम्मद गौरी एक स्ट्रेटजी अपनाता है। मोहम्मद गौरी क्या करता है दोस्तों कि वो अपने कुछ हॉर्समैन को लेकर यहां पर पृथ्वीराज चौहान की आर्मी के पास ले जाता है, और तीर तीर चलाकर यहाँ के जो सैनिक थे उनको घायल करके फिर वापस भाग जाता है। फिर क्या करता है, फिर जो सैनिक होते हैं वो वापस भाग जाते हैं। और सेम चीज होती है दोस्तों इस साइड से भी कुछ सैनिक जाते हैं घोड़े पर सवार, और वो तीर मारकर घायल करके फिर क्या करते हैं, फिर वापस भाग आते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, इरिटेटेड हो गई, ये क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से ये पीछा करने लग जाते हैं, ये जो आर्मी होती है ये पीछा करने लग जाती है मोहम्मद गौरी की उसका, जिसकी वजह से तितर बितर हो जाते हैं। अगर ये एकजुट रहते, सिस्टमेटिक रहते, तो मोहम्मद गौरी को ये हरा देते। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की वजह से जो पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो तितर बितर हो जाती है। और इस तितर बितर होने की वजह से मोहम्मद गौरी को बहुत अच्छा मौका मिलता है दोस्तों। जैसे ये वाले हिस्से यहां चले गए दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था यहां पर चले गई ये वाली आर्मी, ये वाले यहां आ गए, ठीक है, और ये वाली यहां पर आ गई। तो इस तरह से जो आर्मी थी वो इस तरह से तितर बितर हो जाती है दोस्तों। तो एक सिस्टमेटिक वे में ये अरेंज नहीं होते हैं, और यही मोहम्मद गौरी चाहता था। मोहम्मद गौरी क्या करता है कि उसकी जो घुड़सवार होते हैं वो इतने तेज होते हैं और इतनी अच्छी उनकी कैवलरी होती है कि वो जाएंगे और यहाँ पर इनको मार देंगे, ये जाएंगे यहाँ पे ये इनको तीर मार देंगे, घोड़े पे सवार होते हैं, क्योंकि इनके घोड़े बहुत ज्यादा तेज होते हैं और ये घोड़े पर ही रह के तीर मारते रहते हैं। जैसे इनको मार दिया तो ये सारे मर गए, ठीक है, ये सारे मर गए। और उसी तरह से कुछ जाएंगे यहां पर जाएंगे, और यहां पर जाकर ये इनको मार देंगे तीरों से। तो इस तरह से जो 1 लाख सैनिक थे पृथ्वीराज चौहान के वो मारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वहां से भी तीर आ रहा है, वहां से भी तीर आ रहा है, क्योंकि उनके जो घोड़े थे बहुत तेज भागते थे और कहीं से भी कोई भी तीर मार दे रहा था। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है, और पृथ्वीराज चौहान को कंप्लीट डिफीट मिलती है। और उसके बाद की कहानी क्या होती है दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें ह्यूमिलिएट करते हैं, और बाद में आप सभी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान मौका देखकर मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने पूरा देख लिया होगा। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में इस तरह से पृथ्वीराज चौहान को एक कंप्लीट डिफीट मिलती है। अब हमें यहां जो बात सीखने की है दोस्तों, वो ये है कि राजपूतों की डिफीट का कॉज क्या था जिसकी वजह से राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा, जबकि उनकी सेना इतनी बड़ी थी। ठीक है, क्या क्या कॉजेस है। पहले कॉज पे अगर हम बात करें तो पहला कॉज है कि जो नेचुरल डिफेंस था वो ब्रीच हो चुका था। मैंने बताया ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो खुल गया था कि अब कोई भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है,
सेकंड चीज कि स्ट्रेटजी की कमी थी। राजपूत जो थे वो थोड़े ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते थे, और उनका क्या था कि वो उतनी ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं बनाते थे। वो मानते थे कि कोई भी आ जाए हम हरा देंगे। तो इनमें स्ट्रेटजी की भी एक कमी थी। ठीक है, स्ट्रेटजी की कमी थी। तीसरी जो चीज थी दोस्तों, वो था पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी, इनके बीच पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी दोस्तों। जैसे मैंने बताया था ना, अगर यहां पर गहडवलास जुड़ जाते चौहान के साथ तो मोहम्मद गौरी पक्का हार जाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और भी कई सारे कारण थे, जैसे वीक लीडरशिप। वीक लीडरशिप दोस्तों, ठीक है। और इनहेरेंट वीकनेस, ये मैं बताऊंगा क्या है इनहेरेंट वीकनेस ऑफ राजपूत मिलिट्री। जैसे कि मैंने बताया, जो मोहम्मद गौरी की जो आर्मी थी उसमें कई सारे घोड़े थे, ठीक है, घोड़े पे सवार सैनिक थे जो काफी फास्ट मूव कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड जो राजपूतों की जो आर्मी थी वो काफी हैवी होती थी। हैवी इन द सेंस कि उसमें हाथी बहुत थे, तो मूवमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और जब मूवमेंट करना मुश्किल है तो ये एज हो गया मोहम्मद गौरी के पास, जिसकी वजह से राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये हमने देख लिया बैटल ऑफ तराइन में क्यों हारे, ठीक है, और किस तरह हारे। उसके बाद मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी करते हैं बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर, और इस बैटल में मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देते हैं। क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। और इस तरह से मोहम्मद गौरी अपना कदम जमाने लग जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में।